सो आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना, वो सभी को लेके आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा बस फॉर्मूला देख लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। 15 से 16 न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थे, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, ठीक है ना। सो देखिए, जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि अगर एक कंडक्टर का एरिया होगा ए, ठीक है ना, लेंथ होगा एल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर या तो क्यूबिक मीटर यूनिट वॉल्यूम में अगर एन होगा तो क्यू कितना होता है, एन ए एल ई, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आया था, ई टाउ बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है कि ना, E इक्वल्स टू वी बाई एल। वी क्या है, पोटेंशियल, एल क्या है, लेंथ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये सारे के सारे चीजें याद रखने हैं आपको। तो आई क्या है, ए एन ई वी डी, अनवी करके आया था आपका, है कि ना, अनवी करके आया था, ठीक है ना। तो आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, ठीक है। एंड करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू आई बाई ए। तो यहां से आपका और एक फॉर्मूला आ जाएगा क्या ना, आई बाई ए इक्वल्स टू एन ई वी डी, दैट इज J इक्वल्स टू एन ई वी डी। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं भाई। इस ऐसे ना यहाँ पे आप बस इंटरलिंक करना, सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा और कुछ नहीं भाई, सही में बोलो। जितने भी आपके फॉर्मूला आएंगे ना, जो भी पूछा होगा, आप बस फॉर्मूला के साथ खेल लीजिए, इंटरलिंक कर लीजिए। अगर आप इंटरलिंकिंग कर पाते हैं देन आपका हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते तो आप थोड़ा सोचिए कि मैं कौन सा कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, समझ रहे ना। देखिए जैसे मैं यहाँ पे J इक्वल्स टू आई बाई ए यूज किया, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, समझ रहे ना। तो ये सारे के सारे चीजें आपको याद रखने हैं। देन आपका देखो ओम्स लॉ आया था, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ किए थे हम लोग, है कि ना। वहां पे कुछ ऐसे किए थे, देखिए जो V आया था मेरा कुछ ऐसे आया था, एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई, समझ रहे ना। तो V इक्वल्स टू क्या था, I इंटू आर। तो R का जो फॉर्मूला आया था क्या आया था, एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ, समझ रहे ना। ये सभी फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये अगर आप बोलोगे सर मैं ये जो R है आप ऐसे लिए थे, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, है कि ना। तो रो रेजिस्टिविटी आया था M बाई एन ई स्क्वायर टाउ, याद है भाई, है कि ना। रेजिस्टिविटी था, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या था, 1 बाई कंडक्टिविटी, 1 बाई कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई कंडक्टेंस G, है कि ना। सिंबल भाई क्या है, कहाँ कहाँ पे, वो सब याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें आपको याद रखने हैं। आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आया था, J इक्वल्स टू सिग्मा E, है कि ना, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म था, J इक्वल्स टू सिग्मा E, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ था, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। ऐसे और भी फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो सकते हैं, समझ रहे हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला आ सकता है। तो आपको सारे के सारे फॉर्मूला याद रख के बस इंटरलिंक करना है। क्या पूछा है, क्या दिया है, उसमें इंटरलिंक ढूंढना है। क्या पूछा है, क्या गिवन दिया है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी गिवन दिया है, कौन सा पूछा है, फिर वो दोनों में इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। इतना ही फॉर्मूला है आपके पास, समझ रहे ना। तो इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें देखिए 15 से 16 न्यूमेरिकल विल टेक टाइम ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे एंड सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ठीक है ना, कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। एज्यूम दैट ईच कपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ कपर इज दिस एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5 यूनिट। देखिए, पहला बात आपको निकालने के लिए क्या बोला है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। पहला क्वेश्चन का आंसर जो है, आपको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ रहे ना। आपको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, आपको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो क्या फॉर्मूला है भाई, आपको क्या पता है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको पता है vd इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम एंड आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। आप ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो गिवन वैल्यू के हिसाब से आप यूज करेंगे। बट यहां पे क्या दिया है वो तो देख लेते हैं पहले, क्या दिया है ना। देखिए एरिया दिया है, एरिया दिया है, ठीक है ना, 1.0 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो आई दिया है 1.5 एम्पियर। एज्यूम दैट ईच कपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ कपर दिया है, ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब में, मतलब 1 वॉल्यूम 1 यूनिट वॉल्यूम में इतना कपर एटम है, कपर एटम है। द डेंसिटी ऑफ कपर दिया है, कपर एटम है, ठीक है, एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5। देखो आपको एरिया दिया है, Vd पूछा है, I दिया है, E आपको पता है ऑलरेडी, E का वैल्यू पता है 1.6 10 का पावर -19 कूलम। एंड अगर आप N का वैल्यू ले आएंगे, N का वैल्यू ले आएंगे तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, इसको अभी भूल जाइए, ठीक है ना। समझ रहे ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, है कि ना। आपको रिलैक्सेशन टाइम वगैरह देता तो आप ये यूज करते, ठीक है ना। तो आपको अगर नंबर डेंसिटी N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट मीटर इन यूनिट वॉल्यूम, है कि ना, वो आपको निकालना है। अब एक बात देखिए, आपके पास इन 1 मीटर क्यूब कितना केजी है, 9 × 10 का पावर 3 केजी कपर एटम्स है। ध्यान से देखिए, कपर एटम्स है। तो इन 1 मीटर क्यूब 9 × 10 का पावर 3 × 10 का पावर 3 ग्राम कपर एटम्स है, हाँ कि ना रे। मैंने ये केजी को ग्राम कर दिया। अब बोले सर क्यों ग्राम किए, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ कपर जो होता है वो ग्राम में होता है कि ना, वो ग्राम में होता है, समझ लो ना, वो ग्राम में होता है। तो हम क्या पढ़े कि जो एटॉमिक मास मोलिकुलर मास होता है उसमें कितना एटम्स होते हैं, जो एटॉमिक मास होता है उसमें कितना एटम्स होते हैं, कपर एटम्स ना। इन 63.5 U 6.023 10 का पावर 23 एटम्स आर देयर, हाँ कि ना रे, याद है कुछ। एटॉमिक मास में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हाँ कि ना। तो 63.5 U में कितना है, दिस। तो बताइए 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम 63.5 U मतलब ग्राम ना, ठीक है ना। तो 63.5 ग्राम में इतना एटम्स है, तो 1 ग्राम में कितना होगा रे भाई, 1 ग्राम में कितना होगा ना, 6 ले लेता हूं इसको, ठीक है ना, 10 का पावर 23 बाई 63.5 एटम्स है, हाँ कि ना, एटम्स है आर देयर, समझ रहे हो। अब बताइए मेरे पास 1 ग्राम में इतना एटम है, मेरे पास टोटल कितना मास है, 1 मीटर क्यूब में। बात समझ रहे हो कुछ, 1 पेन का इतना प्राइस है, मेरे पास इतना सारा पेन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा, इन 1 मीटर क्यूब नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स, मैं यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा ना, दिस इंटू दिस, है कि ना। तो 6 × 10 का पावर 6, है कि ना, 10 का पावर 3 3 6 सॉरी 23, हाँ मैं यहाँ पे ये वाला ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखिए, तो दिस इंटू दिस, है कि ना। तो 6 × 10 का पावर 23 बाई 63.5 इंटू 9 × 10 का पावर 6 एटम्स, इतना एटम्स है कहां पे, 1 मीटर क्यूब में, यूनिट वॉल्यूम में इतना एटम्स है। सोचिए यूनिट वॉल्यूम में इतना एटम्स है, वो आपको क्या बोल रहा है, देखो, एज्यूम दैट ईच कपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन।
एक कपर एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना। ये n क्या है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट मीटर क्यूब, हाँ ना, इन यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से सुनो, 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, नंबर ऑफ एटम्स 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स 5 है। अगर सब एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी 5 नहीं है, इतना है, 1 मीटर क्यूब में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सारे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो n क्या हो जाएगा, इंटू 1 ना, हाँ कि ना। एज ईच कपर एटम क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, है कि ना, कंट्रीब्यूट्स 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, so the number of conduction electron in unit meter cube, so the number of conduction electrons in 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा ना, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू दिस ना, नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ एटम्स इंटू 1, है कि ना। तो क्या हो जाएगा ना, दिस, ठीक है ना। तो 6 इंटू 9 10 का पावर 6 10 का पावर 23, तो इंटू 10 का पावर 29 डिवाइडेड बाय 63.5, ये आ गया, n आ गया, n कितना आ गया ना, 6 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 29 डिवाइडेड बाय 63.5 पर ग्राम क्यूब, ठीक है ना, पर मीटर क्यूब, सॉरी हाँ, पर मीटर क्यूब आ गया, n आ गया मेरा, नंबर डेंसिटी आ गया। अब मेरे को VD निकालना है ना, है ना, VD निकालना है, VD निकालते हैं कितना आ रहा है देखते हैं, ठीक है ना। तो VD क्या हो जाएगा, देखो VD का फॉर्मूला क्या पता है भाई मेरे को ना, I इक्वल्स टू ANEVD, है कि ना। तो मेरे को पता है I इक्वल्स टू ANEVD, समझ रहे हो ना, सॉरी। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर है। तो I इक्वल्स टू क्या है मेरा, ANEVD, तो VD क्या हो जाएगा, I बाई ANE, कुछ समझ रहे हैं भाई, है कि ना। तो I दिया है मेरे को कितना, I दिया है, आप देखिएगा I कितना दिया है मेरे को, 1.5 एम्पियर, ठीक है ना, 1.5 एम्पियर। A कितना दिया है, 1 इंटू 10 का पावर -7, तो 1 इंटू 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर में दिया है। देखना है आपको कि सारे के सारे आपका क्या होना चाहिए, ऐसा यूनिट में होना चाहिए, सब वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है ना। E कितना है, 1.6 10 का पावर -19 कूलम, n कितना है, 6 इंटू 9 10 का पावर 29 63.5, तो ये यूज कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा ना, इंटू 6 इंटू 9 10 का पावर 29, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 63.5, तो ये जो डिवाइड होके होगा इधर जाएगा, 63.5 हो जाएगा। एंड यहाँ पे E कितना, 1.6 10 का पावर -19 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने से आपका क्या आ जाएगा, 60, ये 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 6 3 15 कैंसिल होने से 1 1 6 1/6 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो कैसे, ये 9 कटेगा 7 में, नियरली इक्वल टू निकालो यार, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। ये 9 कटेगा लेट 7 में, ये 15, ये 1.6 1.5 कैंसिल हुआ लेट, तो ये 6 ये 7 है ना, तो 6 7 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1 पॉइंट फिर 1 0, तो 1.1, ठीक है ना, 1.1 इंटू समथिंग आ जाएगा, तो कैलकुलेट करना इंटू, समझ रहे हो ना। तो ये 6 7 1.1 हो गया, इंटू ये 10 का पावर -7 29 -19, तो ये 10 माइनस ये कैंसिल होगा, है कि ना, कैंसिल होने से ये बचेगा 10, ये कैंसिल होगा -3, है कि ना। तो ये -7 ये -19 29 कैंसिल होगा, माइनस ये 10 बचेगा, 10 से -7 जाएगा, 3 बचेगा, 3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड। तो द फाइनल आंसर इज VD इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आंसर, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ आया रे भाई,
जो आपको दिया नहीं होगा वो आप निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल का, ठीक है। देन देखिए बोला है आपको कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया यहां पे, ठीक है ना, इसको कंपेयर करना, रेशियो निकालना विथ थर्मल स्पीड्स ऑफ कपर एटम्स, कपर एटम का, नॉट इलेक्ट्रॉन का, थर्मल स्पीड ऑफ कपर एटम का। जिसका थर्मल स्पीड पूछा होगा उसका मास लेंगे। बात समझिए, एक फॉर्मूला है, हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, हम पढ़े थे 11th में, वो हमारा यहां पे यूज होगा, ठीक है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, तो पहला वाला कर लेते हैं, थर्मल स्पीड ऑफ कपर एटम। देखो थर्मल स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, थर्मल स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है ना, थर्मल स्पीड इक्वल्स होता है, एक्चुअली हमारा एक फॉर्मूला है, हाफ mv² इक्वल्स टू 3/2 kBt, जहां पे m क्या है, जिसका थर्मल स्पीड पूछा होगा उसका मास। यहां पे किसका थर्मल स्पीड पूछा है, यहां पे किसका थर्मल स्पीड पूछा है, कपर एटम का। तो ये जो m क्या होगा यहां पे, मास ऑफ कपर एटम, मास ऑफ कपर एटम। v क्या है, थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड जो आरएमएस स्पीड आप बोलते हो, ठीक है ना, एवरेज थर्मल स्पीड, आरएमएस स्पीड, वी आरएमएस, ठीक है। एंड केबी क्या है, केबी ना मेरा बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है ना, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। नहीं पढ़े फर्स्ट ईयर में, कोई बात नहीं, अभी यहां पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये क्या है मेरा, टी क्या है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये हमेशा केल्विन में लेंगे, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आपको सेल्सियस में दिया होगा उसमें 273 प्लस करेंगे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोला है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कितना है भाई मेरा, 300 केल्विन, हाँ कि ना, टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन। अब बताइए मेरा जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो कितना होता है ना, आपको याद होगा 1.38 इंटू 10 का पावर माइनस 23, समझ रहे ना, 1.38 इंटू 10 का पावर माइनस 23, ठीक है ना। देन आपको यहाँ पे एंड यूनिट आप आराम से लिख सकते हैं, देखो केबी को, ये एनर्जी का फॉर्मूला है जूल बाई कुलविन, जूल पर केल्विन, ठीक है, यूनिट नहीं चाहिए आपको। ये थर्मल स्पीड आपको निकालने हैं, मास ऑफ कॉपर एटम, तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, तो वी आर एम एस इक्वल्स टू थर्मल स्पीड इक्वल्स टू वी थर्मल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, रूट ओवर ऑफ 3 kBt बाई m। आपको ये m निकालना है, m निकालना है, फिर यहाँ पे डालना है। देखो 3 तो 3 है, kb पता है, t पता है, आपको मास ऑफ कॉपर एटम लाना है। तो मास ऑफ कॉपर एटम, मास ऑफ 1 कॉपर एटम, बात समझिए। अब बात देखिए, हमें पता है 63.5 ग्राम में, ठीक है, इन 63.5 ग्राम 6 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स आर देयर, हाँ कि ना। अब बताइए इतना एटम का मास है 63.5 ग्राम, सोचो इतना सारा एटम का, 5 एटम का मास है 3 ग्राम, एक एटम का कितना होगा, आपको एक एटम का चाहिए, 5 एटम का 3 ग्राम, एक एटम का 3/5, है कि ना। तो इतना सारा एटम का 63.5, एक एटम का, सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कपर m इक्वल टू कितना होगा ना, 63.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम। सिंपल है भाई, इतना ग्राम का इतना एटम्स, 1 ग्राम का कितना होगा, सिंपल है, मास आ गया, इसमें डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो आपका VRMS आ जाएगा, ठीक है ना। आप सॉल्व करेंगे 3, ये kb डालेंगे, t डालेंगे, m डालेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका VRMS, ठीक है, आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये देखिए, 3 इंटू 1.38 10 का पावर माइनस 23, ठीक है ना, इंटू 300 डिवाइडेड बाय 63.5, ये जो है ऊपर जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर 23। सो ये बहुत अच्छे से कैंसिल हो जाएगा मेरा, यहाँ पे -3 ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना, समझ रहे ना। तो ये 3 900, हाँ कि ना, ये 6 ये कट जाएगा,
ये 1.38, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 होने से ये आ जाएगा 90, 30, ठीक है, बाहर आ जाएगा तो 30 हो जाएगा। 63 का कितना है 64, इसको अगर आप 64 लोगे 8 हो जाएगा। 1.38, 1.41, √2 का वैल्यू होता है 1.41, हाँ कि ना। तो उस हिसाब से आपका 4 3 जा कितना 12/7, ठीक है, 12/8, तो समथिंग आ जाएगा 34, 12/8, 812। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो VRMS क्या आ जाएगा आपका, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 340 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 340, 32 ऐसे आ रहा है, तो आपका आ जाएगा 340 समथिंग आएगा। आप थोड़ा सा देखना, ठीक है। तो 340 नियर इक्वल टू 341, 342, ठीक है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा यार, ठीक है ना, एंड मुझे कमेंट में बताइएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा पहला वाला का आंसर, बी का पहला वाला का आंसर, ठीक है ना। तो मेरे को बोला है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड विथ थर्मल स्पीड आ गया। तो VD/VRMS क्या हो जाएगा बताइए, VD/VRMS क्या हो जाएगा। VD क्या आया था 1.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये आ गया 342, है कि ना, 342 जो आएगा, ठीक है ना। रेशियो क्या आ रहा है वो आप निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा ये 342 होने से 1.6, अरे यार पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। 10⁻³ होने से ये पॉइंट में आएगा। तो इसको आप अगर -6 कर देने से ये 1600 होने से 342 ये समथिंग आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा। देन सेकंड का क्या पूछा है, देखो सेकंड क्या पूछा, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव with speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion। हमेशा याद रखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब होता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट में मूव करता है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्वल टू स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमेशा ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो हमेशा याद रखिए स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो VD डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो जाएगा ना 1.1 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸। समझ रहे, इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। ये 1.1 होने से ये अगर हम 10 ले लेंगे, 1.1 है कि ना, तो 10/10 1 हो जाएगा। तो ये 3 होने से 1/3, तो 10⁸ 3, तो नियरली इक्वल्स टू समथिंग इंटू 10⁻−11 आएगा, ठीक है, समथिंग इंटू 10⁻−11। इसको सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा एंड मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है ना। समथिंग इंटू 10⁻−11 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए समझ गए ना भाई, जो पूछा होगा आपको उसी हिसाब से करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए, ठीक है ना। ये बी का फर्स्ट बीट है, ये बी का फर्स्ट बीट का कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना। ये बी का सेकंड बीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ कि ना। देखिए, तो ये CBSE में आया था। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए कॉपर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम and an area of cross section 1 millimeter square. A potential difference 10 volt exists across the wire. Calculate the drift speed of electron if the number of electrons per cubic meter is। so देखो क्या क्या दिया है आपको, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट, एरिया दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिए सभी को हमें SI यूनिट करने हैं, तो इस 1 मिलीमीटर स्क्वायर को हमें क्या करना है, मीटर स्क्वायर करना है। ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर को हमें क्या करना है, मीटर स्क्वायर करना है। मीटर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ना 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। समझ रहे। फिर n दिया है 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। नंबर डेंसिटी दे चुका है, पर क्यूबिक मीटर दे रखा है।
आपको पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है कि ना, आपको पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको पता है आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, है कि ना। आई नहीं दिया, वी आर दिया, बट आपको पता है वी इक्वल्स टू क्या है, आई आर। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, वी बाई आर, है कि ना रे भाई। तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर, तो यहां पे डालेंगे तो वी बाई आर इक्वल्स टू क्या होगा, ए एन ई वी डी, है कि ना। तो आपको वी डी चाहिए तो क्या हो जाएगा, वी डी को एक साइड रखो, बाकी सब उधर लो, तो वी बाई ए एन ई आर, हाँ ना रे, ए एन ई आर। देखो बी दिया है, ए दिया है, एन दिया है, ई का वैल्यू पता है 1.6 10 का पावर -19 कूलम, हाँ ना। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो वी डी का वैल्यू डाल दीजिए, वी मतलब कितना है 10 बाई ए मतलब 10 का पावर -6, एन 8 इंटू 10 का पावर 28, 1.6 10 का पावर -19, ठीक है। आर कितना दिया है 10 ओम। सॉल्व करिए, वी डी आंसर लिखिए, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग 0.078 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना, कि सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे आई नहीं दिया था बट वी आर दिया था। इन टर्म्स ऑफ मैं आई को क्या किया, वी आर में निकाला बाय यूजिंग कूलम ओम्स लॉ, फिर मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड। तो यहाँ पे पोटेंशियल दिया है 100 वोल्ट करके टू द एंड्स ऑफ ए कपर वायर 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितना दिया है 1 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कंपेयर इट विथ थर्मल वेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने हैं, भी आर एम एस निकालने हैं। क्या था फॉर्मूला, 3 kBT बाई एम। यहां पे किसका आर एम एस स्पीड निकालना है, थर्मल स्पीड किसका निकालना है, देखो कंपेयर इट विद द थर्मल स्पीड किसका, इलेक्ट्रॉन का, हाँ कि ना। तो यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे हम लोगों ने किसका निकाले, थर्मल स्पीड ऑफ कपर एटम। तो यहां पे हम मास ऑफ कपर एटम लिए, यहां पे थर्मल स्पीड ऑफ किसका निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। भाई समझो मैं बात वो क्या बोल रहा हूं। ये फॉर्मूला में जिसका थर्मल स्पीड आप निकालेंगे उसी का मास लेंगे। कपर एटम का पूछा था, मैं कपर एटम का मास लिया। यहां पे इलेक्ट्रॉन का पूछा है, इलेक्ट्रॉन का मास लूंगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो मुझे निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो 1 मीटर लॉन्ग दिया है, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, अब बताइए। यहां पे मेरे को दिया है कंडक्टिविटी एंड नंबर डेंसिटी। कंडक्टिविटी दिया, कंडक्टिविटी। मुझे एक फॉर्मूला पता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या पता था ना, J इक्वल टू सिग्मा ई, याद है। करंट डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी एंड ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे E इक्वल्स टू क्या होता है मेरा V बाई एल, जो कि मुझे दिया 100/1। सिग्मा दिया हुआ है ना, सिग्मा दिया हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूं। और सिग्मा कितना दिया 5.81 10 का पावर 7, ठीक है। अब मुझे पूछा है VD, मुझे पता क्या है ना, I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। तो I बाई ए इक्वल्स टू एन ई वी डी, दैट इज J इक्वल्स टू एन ई वी डी, है कि ना। डालो तो एन ई वी डी इक्वल्स टू सिग्मा V बाई एल, है कि ना, V बाई एल। तो VD क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है भाई। तो VD क्या हो जाएगा ना, सिग्मा V बाई एल, V बाई एल, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, हाँ। सिग्मा V बाई एल डिवाइडेड बाय एन ई, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा ना, VD इक्वल्स टू, डालेंगे सब वैल्यू। सिग्मा मतलब क्या है मेरा 5.81 10 का पावर 7, V बाई एल 100, है कि ना। ये V बाई एल पूरा 100 है कि ना, V बाई एल के जगह पे 100 बाई एन कितना है 8.5 10 का पावर 28, ठीक है ना। 8.5 10 का पावर 28। कुछ भी मल्टीप्लाई मत करना रे भाई, पहले समझ लो ना, पहले जितना हो सके कट कर देना, फिर लास्ट को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा -19 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे आप इसको,
ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मुझे बता दीजिएगा। तो ये सिग्मा, ये मेरा आ जाएगा 100, तो 5.818, ये 5 होने से 15, 3 होने से 8 3 जब 48 ऊपर जाएगा तो 2 पॉइंट समथिंग, तो 0. नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। आंसर समथिंग 0. में आएगा, 0.43 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। आप मैं इसको मतलब आंसर, ठीक है, 0.43, 5.81, 8.5, 1.6 ये करने से, तो इसको आप कर दीजिएगा 0.43 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। VD ऐसे आएगा, ठीक है। अब VRMS निकालेंगे। VRMS क्या होगा, KB का वैल्यू हमें पता है, KB क्या है मेरा 1.38 10 का पावर इंटू 10 का पावर -23 है कि ना, -23, एंड T कितना है 27 डिग्री, तो सेल्सियस में दिया तो केल्विन करेंगे तो 300 केल्विन होगा, 27 + 2 73 है कि ना। तो यहाँ पे डाल दीजिए, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई मेरा 9.1 इंटू 10 का पावर -31 है कि ना, -31 kg डाल दीजिए। यहाँ पे डाल देंगे तो क्या आ जाएगा ना, VRMS इक्वल्स टू ना √3 इंटू 1.38 10 का पावर -23 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 9.1 10 का पावर -31, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, VRMS क्या आ जाएगा, एंड कंपेयर बोला है, रेशियो निकालना है, ठीक है। ये VD है, ये VD है, ये VRMS आएगा। VRMS आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आ जाएगा 1.1 इंटू 10 का पावर -23 -31, ये 2 0, तो ये कितना हो जाएगा -7 + 7, ठीक है, तो 7, ठीक है, +7 2 0 कैंसिल होगा, ये 2 0 कैंसिल ऐड होगा, ठीक है, -23 है, ये 2 0, सॉरी ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, हाँ सही है, ठीक है ना। इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा यार, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। तो अभी बताइए VD/VRMS क्या हो जाएगा, VD/VRMS क्या आ जाएगा ना, 0.43 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10 का पावर 7। इसको थोड़ा कैलकुलेट करके कंफर्म कीजिएगा, ये सही है, इसको थोड़ा कंफर्म कीजिएगा, ठीक है ना। तो जो आएगा फिर आंसर वही होगा, ठीक है ना। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, जिसमें क्या बोला, यहाँ पे जिसका थर्मल स्पीड पूछा होगा उसका मास लेंगे। थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, थर्मल स्पीड ऑफ कपर एटम पूछा है तो कपर एटम का मास लेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको जिसका थर्मल स्पीड पूछा होगा आप उसी का मास लेंगे। क्वेश्चन, ये CBSE 2014 का क्वेश्चन है। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, ठीक है ना। करंट दिया है, एरिया दिया है, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स टू बी, डेंसिटी मतलब नंबर डेंसिटी ले रहे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, ठीक है ना। तो n दिया है 9 इंटू 10 का पावर 28 पर मीटर क्यूब, एरिया दिया है 2.5 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर, एंड I दिया है 2.7 एम्पियर। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। तो I इक्वल्स टू क्या है, ANE VD, बहुत सिंपल है। तो VD क्या हो जाएगा, I/ANE। E का वैल्यू पता है 1.6 10 का पावर -19 कूलम। इसका आंसर निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, I का वैल्यू डाल देंगे 2.7, पूरा सब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, 0.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -19 -728 इंटू 10 का पावर -3 आएगा, सॉरी। तो VD आ जाएगा आपका 0.75 इंटू 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, when 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 मीटर, तो V दिया है 5 volt, लेंथ दिया है 0.1 मीटर, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी दे दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया 2.5 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब हमेशा स्मॉल लेंथ है, नंबर डेंसिटी, ठीक है ना।
तो नंबर डेंसिटी कितना दिया है 8 इंटू 10 का पावर 28, ठीक है ना, 28 पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी पूछा है। अरे भाई रेजिस्टिविटी को आपको लिंक करना है, रेजिस्टिविटी को किसके साथ लिंक करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। कैसे करेंगे देखो, आपको पता है I इक्वल्स टू ANE VD, हाँ कि ना, B इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V बाई R, R इक्वल्स टू रो L बाई A, हाँ कि ना, रो L बाई A, याद है ना, ठीक है। देखो तो यहां से I आ जाएगा V बाई R, मैं यहां पे डालता हूं, ये वाला वैल्यू यहां पे डालूंगा, तो क्या आ जाएगा ना, V बाई R इक्वल्स टू ANE VD, ठीक है। तो दिस मुझे पूछा है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब मुझे रो लाना है, रो लाना है, समझ लो ना, रेजिस्टिविटी ये वाला लाना है। तो मैंने क्या किया, V इक्वल्स टू RANE VD, ये R को उधर ले लिया, तो R मतलब रो L बाई A, है कि ना, तो V इक्वल्स टू रो L बाई A ANE VD, है कि ना, दिस A कैंसिल होगा, मुझे रो चाहिए, रो को एक साइड रख लो, बाकी सब अदर साइड फेंक दो, तो रो क्या हो जाएगा ना, V बाई L NE VD, मुझे V दिया है, V दिया है, L दिया है, V दिया है, L दिया है, N दिया है, N दिया है, VD दिया है, VD दिया है, E मुझे पता है 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम, सब वैल्यू डाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। मैंने क्या किया देखो, I इक्वल्स टू मुझे पता था, मैं बस फॉर्मूला को लिंक कर रहा हूं, अप्रोच समझ आनी चाहिए। रेजिस्टिविटी पूछा, रेजिस्टिविटी कहां पे, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस कहां पे, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR में, ठीक है ना। I यहां पे मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया, तो मैं ये वाले रिलेशन को पकड़ा, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन को मैं पकड़ूंगा, फिर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, समझ रहे ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा ना, मेरा रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू V आ जाएगा 5 बाई 0.1 इंटू 8 इंटू 10 का पावर 28, समझ रहे ना। तो ये मेरा VD दिया है, VD एंड E मतलब 1.6 10 का पावर 1.6 10 का पावर माइनस 19 इंटू VD, तो 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस 4, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी आपका, इसको सॉल्व करने से आपका रेजिस्टिविटी आएगा 1.56 इंटू 10 का पावर माइनस 5, ठीक है, 1.56 10 का पावर माइनस 5, ठीक है, ओम मीटर। यूनिट लिखना ना भूले, सभी ऐसा यूनिट में लाके सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, एंड यूनिट लिखना ना भूले प्लीज, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ए कपर वायर ऑफ डायमीटर दिया है, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से आप क्या करेंगे, एरिया लाएंगे, एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो पाई डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर, तो पाई D स्क्वायर बाई 4। डायमीटर कितना दिया है यहाँ पे 1 मिलीमीटर, तो ये कितना होगा 10 का पावर माइनस 3 मीटर डालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 10 का पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैरी से करंट ऑफ I दिया 0.2 एम्पियर, कपर वायर हैज एटम्स पर क्यूबिक मीटर, एटम्स पर क्यूबिक मीटर, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स assuming that one charge carrier of this is associated with, देखो one charge carrier मतलब E 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम is associated with each atom of the metal। पहला क्वेश्चन की तरह हो गया, इतना मेरे पास एटम में 1 क्यूबिक मीटर में एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इतना सारा एटम कितना इलेक्ट्रॉन देंगे इंटू 1, है कि ना। तो नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगा ना 8.4 इंटू 10 का पावर 28 इंटू 1 पर मीटर क्यूब ना, नहीं समझ रहे हो, BD पूछा है, तो आपको क्या करने हैं I इक्वल्स टू ANE VD, तो VD इक्वल्स टू क्या होगा I बाई
ANE, सिंपल सा है, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, मैं और नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको एरिया डायरेक्टली नहीं दिया था, डायमीटर दिया था, तो डायमीटर से आप एरिया लाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, और कुछ नहीं। सेम टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ रहे ना, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी आपका सीबीएसई में आया था भाई, ये मेरा सीबीएसई में ना प्रीवियस ईयर का था, ठीक है। सीबीएसई कौन सा, दिल्ली रीजन या तो सेंट्रल रीजन, कई एक रीजन में आया था, ठीक है ना। चलिए, तो VD आ गया कितना, I/ANE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो क्या बोला है, कैलकुलेट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए वायर। ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान दीजिए सॉरी, एंड लेंथ। आपको क्या पता है कि कंडक्टेंस इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस दिया है 0.01 ओम, तो पहला वाला कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस G इक्वल्स टू 1/R, 1/0.01 है ना, ओम इनवर्स और मो। आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 का पावर 2 आ जाएगा, समझ, दैट इज 100 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा कितना आपका, 100 आएगा, समझ रहे ना। अब क्या पूछा है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या, 1/रेजिस्टिविटी है ना। अब R इक्वल टू क्या है, ρL/A, तो रो इक्वल्स टू RA/L। R दिया है, A दिया कितना है 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर, L दिया है 0.1 मीटर। तो कंडक्टिविटी क्या है, 1/रो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, L/RA, L/RA इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, L/RA, समझ रहे हो। तो L कितना है 0.1, A है, R है, सॉल्व कर कीजिए तो 0.1/0.01 इंटू 10 का पावर -4, ये ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, ये एक जीरो कटेगा, 2 0, 10 का पावर 5, तो ये 10 का पावर, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, 10 का पावर 5, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, मो मीटर इनवर्स, ठीक है ना। और साइमन S मीटर इनवर्स, तो जो कंडक्टिविटी, जो कंडक्टेंस का यूनिट होता है साइमन बोल के भी होता है, तो साइमन मीटर इनवर्स और मो मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कंडक्टेंस पूछा है, कंडक्टिविटी पूछा है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए गिवन कपर वायर इज स्ट्रेच्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए। ए गिवन कपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। ध्यान से देखिए, अगर डायमीटर रिड्यूस होगा, रेडियस भी रिड्यूस होगा, है ना। हमेशा याद रखिए, जब आप किसी को स्ट्रेच करते हो, जब आप किसी को कंप्रेस करते हो, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप किसी को स्ट्रेच करते हो या तो जब किसी को आप कंप्रेस करते हो, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। आप लेंथ को इंक्रीज नहीं किए, आपको बोला जा रहा है आप ऐड नहीं किए, ये देखो ये लेंथ ऐसा था या ये एरिया ऐसा था, इसको आप ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो। जब आप किसी को स्ट्रेच करते हो देन आप उसका वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे। क्या कांस्टेंट लेंगे, वॉल्यूम। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अगर इसको ऐसे स्ट्रेच करके, ये एरिया कुछ है, इसको स्ट्रेच करूंगा, इसको एरिया कम कर दूंगा, तो लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा, एरिया घटेगा। जब आप स्ट्रेच करते हो लेंथ बढ़ेगा, एरिया घटेगा। जब आप कंप्रेस करते हो एरिया बढ़ेगा, लेंथ घटेगा। तो हमेशा याद रखो, when you are stretching something, if length increases area decreases, तो जो दोनों चेंज हो गए। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेच कर दिए तो लेंथ बढ़ गया, एरिया कुछ नहीं हुआ। इफ यू आर स्ट्रेचिंग समथिंग देन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना, देन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आप लिख लोगे, इफ वी स्ट्रेच समथिंग, ठीक है ना, समथिंग, देन क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या है ना, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। या अच्छे से समझिए इसको, ठीक है।
इनिशियल वॉल्यूम मतलब इनिशियल एरिया A1, इनिशियल लेंथ L1। वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू लेंथ होता है। फाइनल एरिया A2, फाइनल लेंथ L2। ठीक है। आपको बोला है कि लेट, कुछ तो दिया नहीं ना, लेट हम क्या करेंगे, देखो लेट हम क्या करेंगे, लेट जो A1 है वो है A, जो L1 है वो है L। A क्या होगा ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। डायमीटर को आधा किया गया, लेट द जो डायमीटर है, लेट जो इनिशियल डायमीटर है D1 इक्वल टू डी था, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा D/2, तो इक्वल्स टू R। तो मैंने यहां पे पाई D²/4 किया, ध्यान से देखिए, पाई D²/4 किया, या R के जगह पे D/2 लिया। अब वो बोल रहा है कि जो A2 है वो जो डायमीटर D2 है वो आधा हो जाएगा। देखो बात समझो, ये जो डायमीटर D1 इक्वल टू D था, वो डायमीटर D2 D1/2 हो जाएगा, रिड्यूस टू डायमीटर टू हाफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। जो डायमीटर फर्स्ट केस में D था, वो डायमीटर स्ट्रेच करके D/2 हो गया, D1/2 हो गया। जो पहले जो वैल्यू था D1 था, D1 का आधा हो गया, D1 मतलब D, तो D/2। तो अब रेडियस क्या होगा R2, D2 का आधा है कि ना, D2/2 ना, नहीं समझ रहे हो, रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। तो फर्स्ट केस में रेडियस फर्स्ट केस का डायमीटर का आधा है कि ना, D1/2। सेकेंड केस का रेडियस सेकेंड केस का डायमीटर का आधा, तो सेकेंड केस का डायमीटर D/2/2, तो D/4, ठीक है ना। अब ये A2 क्या होगा ना, पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई D²/16 है कि ना, 16। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये वैल्यू डालेंगे, तो पाई D²/4 इंटू लेट L1 इक्वल टू L, तो L2 इक्वल टू हमें पता नहीं है, L2 थोड़ी पता है हमें, कुछ पता नहीं है, तो L, और हम ऐसे L1 लिख लेंगे, ठीक है ना। इस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना। अब देखिए ऐसे कुछ आएगा मेरा, ऐसे कुछ आएगा ना, A2/A1 इक्वल्स टू L1/L2। देखो A2, ये A1 इधर लिया मैंने, ये L2 इधर लाया, तो A2/A1 इक्वल्स टू L1/L2। तो L1/L2 इक्वल्स टू A2/A1 इक्वल्स टू, A2 कितना है, A2 कितना है देखो, पाई D²/16, A1 कितना है, पाई D²/4। तो ये कटेगा ना भाई, कटेगा मेरा 4, ये 4, तो क्या होगा 1/4, ठीक है ना। तो ये मेरा 1/4 आ गया, तो ये मेरा क्या आ गया, L1/L2 इक्वल्स टू A2/A1 इक्वल्स टू 1/4। कुछ समझ रहे हैं, रिपीट करें थोड़ा। तो देखो क्या बोला था मेरे को, स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ, तो मैंने इनिशियल डायमीटर लिया D1, फाइनल लिया D2। मुझे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया, तो मैंने वेरिएबल के हिसाब से करना। तो मैंने D1 को D लिया, तो D2 को क्या लूंगा, D1/2, क्योंकि वो बोला है रिड्यूस टू हाफ। रिड्यूस टू हाफ मतलब जो था उसका आधा, तो पहले D1 था, बाद में क्या हो गया, D1/2 आ गया। तो उसके हिसाब से मैंने क्या करना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है। फिर वो रेशियो मैंने निकाला कहां से ना, बाय टेकिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। मेरा क्या होता है हमेशा, वॉल्यूम कांस्टेंट। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल एरिया इनिशियल लेंथ, फाइनल एरिया फाइनल लेंथ। तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2, तो वहां से मेरा ये आ गया L1/L2 इक्वल टू A2/A1 इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब मुझे बोला है व्हाट वुड बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, जब पहला केस में R1 क्या होगा, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट, R1 क्या होगा ना, रो L1/A1, हाँ ना। लेट मैंने क्या किया, लेट R1 इक्वल टू R। मुझे कुछ दिया नहीं है भाई, मैं बस ले लिया R1 इक्वल टू R। तो R2 क्या लिखूंगा, रो L2/A2, है ना। तो दिस R1/R2 क्या हो जाएगा, रो L1/A1, रो L2/A2, रो कैंसिल होगा, तो L1/L2 A2/A1 ये आएगा। अब यहां पे आप वैल्यू जब डालेंगे, R1 मतलब R/R2, आपको R2 चाहिए, न्यू रेजिस्टेंस R2 चाहिए,
तो क्या हो जाएगा L1 बाई एल टू, L1 बाई एल टू क्या है, L1 बाई एल टू क्या है, देखिए L1 बाई एल टू क्या है मेरा, L1 बाई एल टू 1/4, 1/4, A2 बाई A1 क्या है 1/4, 1/4, तो 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा 1/16, हाँ कि ना रे भाई 1/16, तो ये क्या हो जाएगा ना R2 इक्वल्स टू 16R। मतलब जो इनिशियल रेजिस्टेंस था, जब डायमीटर को आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस मेरा 16 टाइम्स बढ़ जाता है, 16 टाइम्स बढ़ जाता है, बात समझ रहे, रेजिस्टेंस मेरा 16 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन करेंगे, घबराओ मत, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बोला, जब भी स्ट्रेच करेंगे वॉल्यूम इक्वल करेंगे, बात समझ रहे ना, वॉल्यूम इक्वल करेंगे। फिर आपको क्या बोला गया, डायमीटर हाफ बोला है कि लेंथ ज्यादा बोला होगा, जो भी बोला होगा, आप हमेशा क्या करो, कुछ वैल्यू कंसीडर कर लो। जैसे मैं यहां पे L1 को L ले लिया, D1 को D ले लिया, कुछ कंसीडर करूंगा तभी ना उसका आधा करूंगा। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो मैंने वेरिएबल के हिसाब से करना है, समझ रहे ना, वेरिएबल के हिसाब से करना है। फिर मेरे को ये वाला रेशियो लाना है, क्योंकि मेरे को पता है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, रेजिस्टेंस हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। आप बोलोगे सर यहां पे तो डायमीटर चेंज हो रहा है, डायमीटर की वजह से एरिया चेंज होगा, आप डायरेक्ट ये ले लेते ना। देखो जब मैं एरिया चेंज कर रहा हूं, जब मैं डायमीटर चेंज कर रहा हूं, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया के साथ साथ लेंथ भी चेंज हो रहा है। आप स्ट्रेच कर रहे हो ना, मैं बोला ना, जब आप स्ट्रेच करोगे लेंथ बढ़ेगा, एरिया देखो, जब आप स्ट्रेच करोगे लेंथ बढ़ेगा, एरिया घटेगा, समझ रहे हो ना। एक सिंपल सा बात है, एक आप वायर लो, ऐसे खींचो, देखना, आप देख सकते हो वैसे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेके करेंगे, इसीलिए हम ये वाला लेते हैं। हमेशा याद रखो, जब भी स्ट्रेच करेंगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 इंटू A2/A1, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ इनवर्सली टू एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और भी समझ आएगा। यहां पे वैल्यू दे रखा है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड, देखो बात समझो, केस 1 मैंने लेना है, केस 2 लेना है मैंने, ठीक है ना। मेरा R1 दिया है 10 ओम, R2 मुझे पूछा, ऑब्वियसली पूछा है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ लेट L है, L2 कितना होगा 3L, हाँ कि ना। थ्राइस मतलब क्या रे, मैं इसको ऐसे खींचा कि इसका जो लेंथ L था वो बन गया 3L, समझ रहे हैं, इसका जो लेंथ L था वो बन गया 3L, L 3L बन गया। मैं इतना स्ट्रेच किया, ये L जो है 3L हो गया। जब 3L होगा इसका एरिया क्या होगा, छोटा हो गया, कम हो गया होगा, कम समझ, इसका पतला हो गया होगा। जब लेंथ बढ़ेगा ये पतला हो गया होगा, पतला मतलब ये एरिया कम हो गया होगा। तो इसका अगर एरिया A1 लेंगे, इसका एरिया A2 लेंगे, हमें क्या बोला गया, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू, इनिशियल स्ट्रेच किया गया तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, हाँ कि ना, फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम A1 L1 A2 L2, तो A2/A1 क्या होगा, L1/L2, L1 कितना है L, L2 कितना है 3L, तो ये आ गया 1/3। इसका मतलब A2/A1 इक्वल टू आया 1/3, L1/L2 आ गया 1/3, समझ रहे हैं। अब आपको बोला है R2 निकालने के लिए, तो आप क्या फॉर्मूला लेंगे, R1 इक्वल टू रो L1/A1, R2 इक्वल्स टू रो L2/A2। क्या बोला, स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, ठीक है, बढ़ाइएगा, आपको कंफ्यूज कर रहा है वो, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कभी चेंज होता है, मैं आपको बोला रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर पे। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है ना, रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन किस पे, एक टेम्परेचर पे,
रिलैक्सेशन टाइम, हाँ कि ना, याद होगा आपको, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, हम अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके रीजन दिए थे टेम्परेचर पे। और एक नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल चेंज होने से ही चेंज होगा, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट इज आयरन के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, सबके लिए अलग। यहां पे तो एक ही वायर है ना, चाहे उसका आप लेंथ कितना भी बढ़ा दे, लेंथ कितना भी घटा दे, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द चेंज इन लेंथ एंड एरिया, डज नॉट डिपेंड ऑन द चेंज इन लेंथ एंड एरिया, कभी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूला क्या था रेजिस्टिविटी का, m/n(e²) टाउ, फॉर्मूला याद रखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम E का स्क्वायर, n नंबर डेंसिटी, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है नो चेंज है कि ना, पहला क्वेश्चन नो चेंज, आंसर क्यों नहीं होगा मैं आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, R2 पूछा है, R2 पूछा है, तो हम इसको क्या करेंगे ना, R2/R1 करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ρL2/A2 है ना, ρL1/A1, तो दिस R2/R1 क्या हो जाएगा ना, L2/L1, A1/A2 है ना, समझ रहे हो ना। तो L2/L1 क्या होगा 3, L1/L2 1/3, L2/L1 क्या होगा 3, A2/A1 1/3, A1/A2 क्या होगा 3 है ना। तो क्या हो जाएगा ना, R2/R1 इक्वल्स टू 9, तो R2 इक्वल्स टू क्या होगा R1 इंटू 9, R1 कितना है 10 ओम, तो R2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 90 ओम। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से, ठीक है ना, रेजिस्टेंस घटेगा। तो उस हिसाब से आप याद रखेंगे, लेंथ अगर घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ रहे हो ना भाई, ना कुछ डाउट हो रहा है भाई, ठीक है ना, कुछ डाउट हो रहा है कि नहीं ना, पक्का ना, और कुछ डाउट है बताइए बताइए, अगर कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है दिमाग में, तो ये सब क्लियर करना है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं बैठना है। मैंने क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ देख रहे, तो मैंने को स्ट्रेच बोला है, तो मैं इन वॉल्यूम को इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे मत करना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ भाई, मेरे को यहाँ पे लेंथ दे दिया, आप ऐसे कभी मत करना कि L1 इक्वल्स टू L एंड L2 इक्वल्स टू ले लेंगे 3L, तो R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L है। नहीं भाई, ऐसे नहीं करेंगे, जब स्ट्रेच करेंगे लेंथ के साथ साथ एरिया चेंज हो रहा है, सो यू हैव टू कंसीडर वहां पे एरिया भी चेंज हो रहा है, एरिया कांस्टेंट नहीं है। अगर एरिया कांस्टेंट होता तो आप ऐसे करते, एरिया कांस्टेंट नहीं है, समझ रहे हो। जब आप स्ट्रेच करते हो एरिया घटता है, बात समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इसको ऐसे स्ट्रेच खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, तो ये एरिया जो है इतना नहीं रहेगा, लेंथ बढ़ने के साथ साथ एरिया क्या होगा, ये घटेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, समझ रहे, बात समझिए, मैं बार बार ये एक चीज बोल रहा हूं। तो आपका वॉल्यूम इक्वल होगा, कभी भी लेंथ अगर आप स्ट्रेच करते हो, लेंथ चेंज होता है तो एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होता है तो लेंथ चेंज होगा, एरिया बढ़ेगा, समझ लो, एरिया बढ़ेगा तो लेंथ घट रहा होगा, कंप्रेस करेंगे, एरिया बढ़ेगा तो लेंथ क्या होगा, घट रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या दिया है क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ओम, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। सेम क्वेश्चन है, यहां पे बोला था 3 टाइम्स, यहां पे बोला है n टाइम्स। तो एक फॉर्मूला याद रख लेंगे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा समझ लीजिए। इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम करेंगे, तो A1/A2 इक्वल्स टू L2/L1, तो ये L1 इक्वल्स टू A2/L2, तो L1 अगर आप L लेंगे, L2 क्या लेंगे, n टाइम्स बोला है ना, n इंटू L लेंगे, समझ रहे हैं। तो ये इक्वल टू क्या होगा, NL/L, तो इक्वल्स टू n हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 A2/A1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, R1/R2 इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे, तो मैं अगर R1 इक्वल्स टू, देखो R1 इक्वल्स टू R दिया है मेरे को, R2 निकालना है मेरे को, ठीक है ना, R2 निकालना है, तो L2/L1 क्या है n, L1/L2 क्या होगा 1/n, आप सॉल्व कीजिएगा, तो R2 क्या आ जाएगा n² इंटू R, हमेशा याद रखिए। अगर n टाइम्स आप देखो यहाँ पे 3 टाइम्स किए ना, 3 टाइम्स किए तो क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू R, 3 का स्क्वायर 9 इंटू R आया ना, याद रख लेंगे, ठीक है ना। अगर स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने से ये सब होगा, स्ट्रेच करने से वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
n टाइम्स मैंने ले लिया, ठीक है, n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या दिया देखिए, ए सिलिंड्रिकल वायर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड यहां पे भी देखो स्ट्रेच बोल के बोला है, ए सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%। तो केस 1 केस 2 कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। और तो L1 अगर मैं L लूंगा, L2 क्या लूंगा, स्ट्रेच करके क्या किया, लेंथ इंक्रीज किया, तो L1 प्लस 10% ऑफ L1 दैट इज L2 क्या होगा, L प्लस 10/100 L, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 है ना, 0.1, तो ये आ जाएगा 1.0.1, तो L प्लस 0.1 इंटू L है कि ना, प्लस 0.1 L, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 इंटू L, ठीक है, L2 आ गया। स्ट्रेच किया गया तो आप क्या लेंगे, वॉल्यूम इक्वल लेंगे, A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2, तो A2/A1 क्या कर लेंगे, L1/L2 है कि ना, L1/L2, समझिए बात। तो A2/A1, तो आपको तो पता नहीं, लेट ये A1 लेट ये A2, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, L1 कितना है L, L2 कितना है 1.1 L, तो ये L/1.1 L, तो ये आ गया 1/1.1, ठीक है, तो A2/A1 आ गया कितना 1.1, सॉरी 1/1.1, ठीक है ना। एंड वैसे L1/L2 क्या आ जाएगा 1/1.1, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आ गया मेरा रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब देखिए लेंथ बढ़ाया गया, आपको बोला गया लेंथ बढ़ाया गया है कि ना। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो अगर मैं R1 को लूंगा R, R2 निकालूंगा, मुझे क्या पूछा है पता है ना, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा किसी भी क्वांटिटी का, तो आप क्या करेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस का पूछा है तो मैं रेजिस्टेंस लिया, बाई इनिशियल रेजिस्टेंस, तो चेंज कितना R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100 इंटू 100, तो R2 माइनस R बाई R इंटू 100। क्या मुझे R2 पता है, नहीं पता, मैं निकाल लूंगा, यहां से निकाल दूंगा R2, तो मेरा क्या हो जाएगा ना, R2/R1 इक्वल्स टू L1/L2 इंटू A2/A1 है ना। तो L1/L2 कितना है 1/1.1, A2/A1 कितना 1/1.1, तो 1/1.1 का स्क्वायर 11 11 121 1.21 है कि ना 1.21, तो R2/R1 कितना आ जाएगा 1/1.21, तो ये R2 कितना आ जाएगा, अरे यार क्या कर दिया मैंने, R1/R2 होगा, R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 A2/A1, गलती से ये कर दिया था मैंने, तो ये R1/R2 होगा यार, ठीक है ना। देखो ये ऐसे होता है ना, R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 इक्वल्स टू इंटू A2/A1, ठीक है ना, A2/A1। मैंने यहाँ पे क्या किया ना, L1/L2 ले लिया, R2/R1, R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 A2/A1, तो दिस इज क्या हो जाएगा R1/R2, तो R2 कितना हो जाएगा, 1.21 इंटू R1, सही है, ठीक है। इसका वैल्यू लेके आप यहां पे डालेंगे, यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 1.21 R माइनस R बाई R इंटू 100, R कैंसिल होगा कमन आके, तो 1.21 माइनस 1, तो 0.21 1.21 माइनस 1 बाई 1 इंटू 100, तो करेंगे क्या ना 1.21 माइनस 1 0.21 इंटू 100%, तो 21%, तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, कितना परसेंट चेंज होगा 21% रेजिस्टेंस चेंज होगा। समझ रहे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस कितना परसेंट चेंज होगा 21%, क्लियर ना, नहीं समझे,
स्ट्रेच टू इंक्रीज बोला था, टाइम्स नहीं बोला था। यहां पे क्या बोला था देखिए, n टाइम्स बोला था, n टाइम्स, l था तो n टाइम्स l। यहां पे स्ट्रेच टू इंक्रीज बोला, इंक्रीज का मतलब जो था इंक्रीज हुआ, 5 रुपया इंक्रीज हुआ। आपके पास 10 रुपया था, 5 रुपया इंक्रीज हुआ तो 15 रुपया हुआ। 10 रुपया था, 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो 50 रुपया हुआ। फर्क समझिए, ना फर्क समझे तो कुछ नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या दिया, ये ISC का क्वेश्चन है, ISC का, ठीक है। तो फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन विच ए करंट डेंसिटी ऑफ दिस इज फाउंड टू एग्जिस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इज अप्लाइड इन इट। रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टिविटी। करंट डेंसिटी दिया, करंट डेंसिटी, ठीक है ना। करंट डेंसिटी मतलब क्या है, J इक्वल्स टू I/A। क्या दिया है मेरे को, 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, देखिए 15 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी पूछा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या पढ़े ना, J इक्वल्स टू सिग्मा E, सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ। तो J इक्वल्स टू 1/ρ इंटू E, हमें तो रो चाहिए ना, तो रो इंटू J इक्वल्स टू E। तो रो इक्वल्स टू क्या होगा, E/J। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू E कितना है 15, J कितना है 2.5, तो 150/25, ठीक है ना। तो रो कितना आ जाएगा 150/25, 6 है ना, 6, ठीक है। ओम मीटर, ओम मीटर। ना नहीं समझ आ रहा है रे भाई, ना कुछ डाउट हो रहा है रे भाई, कुछ डाउट हो रहा है कि बताइए, आगे ना, क्लियर ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सारे फॉर्मूला आपको डायरेक्ट फॉर्म, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है रे, नियरली इक्वल टू लेके करेंगे, ठीक है ना। जैसे 6.023 को हम लोग 6 ले लिए, समझ रहे हो ना। कुछ घबराना मत यार, अपने हिसाब से करना। थोड़ा बहुत गलत होगा चलता है यार, कौन सा अपना जिंदगी चला जाएगा, एक मार्क कटेगा ना, घटने दो, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिस में करो, समझ रहे हो ना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में भी आप ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस एग्जाम में प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको फर्क पता चल जाएगा, समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या करना है मेरे को। आपको आप फर्क कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। आप जब एनालाइज करने लगेंगे खुद से, कैलकुलेशन भी जल्दी होगा, सब चीज़ें जल्दी होगा। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे ना, तब तक आप फंसते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, मतलब पॉजिटिव चार्जेस, ड्रिफ्टिंग अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, ठीक है। देखो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इतना है, 1 सेकेंड में इतना हाइड्रोजन आयन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इन 1 सेकेंड, कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, NP, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस 1.0 × 10⁻18 पर सेकेंड। While the number of electrons drifting in the opposite direction, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना जा रहा है 2.7 10⁻18 पर सेकेंड। समझो बात क्या बोल रहे हैं। वोल्टेज दिया है, वोल्टेज सप्लाई कितना है 230 वोल्ट, V कितना दिया है 230 वोल्ट। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। पहले करंट लाएंगे, बिना करंट का तो कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो, बिना करंट का कुछ नहीं कर सकते। क्या करना है पता है आपको, बोला गया कंसेप्ट, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं QP, ठीक है, तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उधर ही मेरा करंट होगा, दैट इज IP। जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, आपको क्या बोला गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज QE जा रहा है, आपको एज्यूम करने हैं कन्वेंशनल करंट। आपको बोला गया अगर इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं लेना, आपको कन्वेंशनल लेना है। कन्वेंशनल कितना होगा ना, जितना इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है उतना ही प्रोटॉन को मैंने लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, समझ रहे। यहां पे क्या बोल रहा है, QP दिया है, QE दिया है, कैसे,
ना Np से हम ले आएंगे Qp, Np इंटू ई, ई का वैल्यू कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलम। QE लाएंगे कितना, QE कितना लाएंगे ना Ne इंटू ई। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है सही है, अगर आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना नेगेटिव फ्लो हो रहा है उतना पॉजिटिव को आप अपोजिट में लीजिए, जितना नेगेटिव फ्लो हो रहा है उतना पॉजिटिव को लीजिए। आपको कन्वेंशनल चार्ज लेना है, आपको एक्चुअल चार्ज का लेना नहीं है, आपको कन्वेंशनल चार्जेस को लेने हैं। बट यहां पे आपको देखो बोल रहा है QP1 QE1, बात समझो, जितना इलेक्ट्रॉन मेरा लेफ्ट साइड जा रहे होंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे होंगे, उतना पॉजिटिव चार्ज मेरा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे होंगे। तो मैं ये इलेक्ट्रॉन के वजह से, ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग के वजह से कुछ पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा। ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है, ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है, ऑलरेडी इतना पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है। एंड मेरे को जितना इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उसका पॉजिटिव चार्ज लेना है। देखो इतना इलेक्ट्रॉन, अगर देखो बात समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, बेसिकली जितना पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहे उतना लेने हैं आपको, उसके साथ साथ जितना नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसका अपोजिट में, उसका अपोजिट में, किसका अपोजिट में, नेगेटिव चार्ज का अपोजिट में जितना नेगेटिव फ्लो हो रहा है उतना पॉजिटिव लेना है। तो आपको टोटल चार्ज कितना लेना है, टोटल चार्ज QP प्लस QE लेना है। एक्चुअली माइनस QE है, बट आपको नेगेटिव चार्ज लेने नहीं है। करंट जब निकालेंगे आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके निकालेंगे, कन्वेंशनल करंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो QE इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज के वजह से QP, नेगेटिव चार्ज के वजह से जितना नेगेटिव फ्लो हो रहा है उतना ही पॉजिटिव भी फ्लो हो रहा होगा, समझ रहे हो ना। तो 2.7 10⁻18 पर सेकेंड नेगेटिव जा रहे हैं, तो उसका जितना नेगेटिव जा रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना पॉजिटिव आपको लेने हैं अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपका यहां पे I क्या आ जाएगा, पर सेकेंड बोला है तो Q/T, तो T इक्वल टू 1 सेकेंड दिया है, तो I इक्वल टू आ जाएगा NP प्लस NE इंटू ई, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस पूछा है, तो V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू क्या होगा V/I, तो V कितना है 230 वोल्ट बाई I कितना है NP प्लस NE इंटू ई ओम। NP कितना है 1.10⁻18, 2.7 तो 3.7 10⁻18 है ना, ये ऐड कर देंगे तो दोनों, तो ये आ जाएगा 230 बाई 3.7 इंटू 10⁻18 ओम आंसर। मैं फिर से थोड़ा बता देता हूं आपको, ये आप क्या किए, ठीक है, ये आप ऐड क्यों किए इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पे बात समझिए, अगर यहां पे आपको बोलता कि मेरा 3 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो QE तो -3 होता ना। बट मैं आपको बोल रहा हूं जितना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल चार्ज लेते हैं, कन्वेंशनल चार्ज। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज भी हम लेते हैं। तो हम हमेशा कन्वेंशनल चार्ज को लेके करंट निकालते हैं। हमारा एक्चुअली फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, बट हम एक्चुअल फ्लो को लेते नहीं है। हम जब भी करंट निकालेंगे हम प्लस QE लेके ही निकालेंगे। तो अभी यहां पे मैंने क्या किया, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज जा रहा था, तो I1 इक्वल्स टू QP/T, I2 इक्वल्स टू QE/T। QE नेगेटिव है बट मेरे को नेगेटिव नहीं लेना है, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है बट मेरे को नेगेटिव नहीं लेना है। तो मैंने I1 क्या करना है QP/T, I2 क्या करना है QE/T, दोनों को पॉजिटिव लेके ऐड करना है, ठीक है ना, ऐड करना है, स्केलर एडिशन, ठीक है। तो ये मेरे को याद रखना है, हमेशा याद रखिए आपको कन्वेंशनल चार्जेस लेने हैं। पॉजिटिव चार्ज जितना जा रहा होगा उतना लेने हैं, नेगेटिव जितना जा रहा होगा उसका पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव चार्ज जितना है उसका फिर से पॉजिटिव ऐड करना है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेके करना है, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्लियर हो रहा है भाई कुछ ना? नहीं ना, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बताइए। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्लियर हुआ या नहीं, बताइए। क्लियर ना भाई? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट वाला बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L is connected to a DC source of EMF E। EMF E दिया, EMF, ये जो EMF है इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये EMF क्या होता है? पोटेंशियल होता है। EMF क्या होता है? पोटेंशियल होता है। ये इसके बारे में हम नेक्स्ट 2-3 वीडियो में, लेक्चर में, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल, वो सभी में हम डिस्कस करेंगे, तो घबराना मत। अभी बस याद रखिए EMF क्या होता है? पोटेंशियल। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट, स्ट्रेच करके, कीपिंग ई कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट करके लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया, लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया। ठीक है ना। सो देखो पोटेंशियल मतलब हम क्या पढ़े? पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाई लेंथ, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई लेंथ। ठीक है, ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या लेंगे ना, पोटेंशियल बाई एल, तो मैं क्या करना है ना, E1 इक्वल्स टू ई बाई एल, E2 क्या हो जाएगा? E बाई 3L। तो ये क्या हो जाएगा? E1 बाई 3, है कि ना? कुछ समझ आ रहा है? लेंथ को क्या बोला? ट्रिपल किया गया। L1 L था तो L2 क्या किया गया? L1 L था तो L2 क्या किया गया? 3L किया गया। कीपिंग ई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट करके, ई कांस्टेंट करके, देखो ई कांस्टेंट। एक्सप्लेन हाउ इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड अफेक्टेड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, हाँ कि ना? तो VD1 VD2 इक्वल्स टू E1 बाई E2, है कि ना? तो E1 कितना है? E बाई एल, और E1 मतलब E, E2 मतलब E1 बाई 3, है कि ना? तो ये क्या हो जाएगा ना, VD2 इक्वल्स टू VD1 बाई 3, तो डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? जो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। कितना? 1/3। तो ये आ जाएगा आपका VD2, जो सेकेंड में आएगा, VD1 बाई 3, 1/3 टाइम्स हो जाएगा। सो द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस 1/3 टाइम्स। तो आप क्या लिखेंगे? द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस 1/3 टाइम्स। ठीक है ना, डिक्रीजेस 1/3 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है भाई? हाँ कि ना? पक्का? नेक्स्ट देखिए, ये मेरा 13 क्वेश्चन है, ये मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ, फिर ये आएगा मेरा 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हाउ डज करेंट डेंसिटी इन ए कंडक्टर वेरी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था, मैंने लिखना भूल गया। ये CBSE 2011 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई CBSE में। ठीक है ना, एक क्वेश्चन, वन लाइनर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है ना, आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे एक क्वेश्चन में। हाउ डज करेंट डेंसिटी इन ए कंडक्टर वेरी विथ इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो देखो करेंट डेंसिटी कैसे चेंज होगा, ये सभी से पहले आप करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है वो तो देख लीजिए ना। देखो I इक्वल टू आपको पता है ANEVD, तो I बाई ए इक्वल टू आपको पता है J, तो J इक्वल्स टू NEVD। अब VD मतलब क्या है? E टाउ बाई M, है कि ना? डालेंगे तो J इक्वल्स टू क्या होगा? NE स्क्वायर, NEVD, तो NE स्क्वायर E टाउ बाई M, है कि नहीं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है? V बाई L, है कि ना? तो यहां पे J क्या आ जाएगा? NE स्क्वायर टाउ V बाई M इंटू L।
सॉरी यार सॉरी। तो ये मेरा फाइनल रिलेशन है। अब देखिए आपको बोला है, एंड ये देखो V बाई एल जो होता है ना, यही होता है मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है, ये जो होता है ये मेरा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, पोटेंशियल बाई लेंथ। आपको बोला गया कुछ भी ग्रेडियंट होगा तो हमेशा लेंथ डिवाइड करना। जैसे आपको बोल जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी बाई लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पोटेंशियल बाई लेंथ, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये कहां पढ़े होंगे, फ्लूइड में। टेम्परेचर ग्रेडियंट थर्मल कंडक्टिविटी में पढ़े होंगे, टेम्परेचर बाई लेंथ, ठीक है ना। तो वो आपको बोल रहा है एज्यूम दैट द अदर कांस्टेंट और अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट इन ईच केस। देखो जब मैं इंक्रीज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट का बात करूंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अलावा जो होगा उसको कांस्टेंट लूंगा। तो पहला केस, तो J इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम V बाई एल, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो J प्रोपोर्शनल टू E मतलब तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट करंट डेंसिटी इंक्रीजेस, है कि ना। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट करंट डेंसिटी इंक्रीजेस, है कि ना। पहला क्वेश्चन हो गया। इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपको बोला गया यहां पे कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम। आपको अच्छे से बोला गया था कि जब मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्लियरली बोला गया था, कॉलिजन का जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा एंड जो टाइम होगा वो घट जाएगा। देन क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। अब बताइए जब मैं रिलैक्सेशन टाइम के बारे में सोचूंगा, बाकी सबको कांस्टेंट लूंगा, वो बोला है जब आप टेम्परेचर के बारे में सोचेंगे, टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंड करता है उसको छोड़ के बाकी सब फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे अभी देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का बात किया था तो मैंने इसको ले लिया प्रोपोर्शनल, बाकी सबको ले लिया कांस्टेंट। तो अब सेकंड में क्या लेंगे ना, J प्रोपोर्शनल टू टाउ, बाकी सब कांस्टेंट। तो अब टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो करंट डेंसिटी भी घटेगा, तो करंट डेंसिटी डिक्रीजेस, समझ रहे। एंड ये जो रिलेशन है आप प्लीज प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, थ्योरी वाला वीडियो थोड़ा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो आप याद रखें टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटने से मेरा करंट डेंसिटी घटेगा, समझ लो ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सी, इंक्रीज इन लेंथ, क्या यहां पे लेंथ है, क्या यहां पे लेंथ है, देखो लेंथ है, लेंथ को छोड़ के बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट। तो J प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेंथ ना, नीचे लेंथ है, हाँ कि ना, नीचे लेंथ है, नीचे लेंथ है। तो लेंथ बढ़ने से क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ बढ़ने से क्या होगा ना, बाय इंक्रीजिंग लेंथ करंट डेंसिटी डिक्रीजेस, है कि ना, बाय इंक्रीजिंग लेंथ करंट डेंसिटी डिक्रीजेस। तो करंट डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग लेंथ, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया बढ़ने से क्या करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे कोई एरिया है, यहां पे कोई एरिया है, इधर कोई एरिया है, देखो नहीं है, तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, करंट डेंसिटी, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। तो एरिया चेंज होने से देयर इज नो चेंज इन करंट डेंसिटी, समझ लेना भाई, हाँ कि ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से याद रख लेंगे। वो देखो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं पता है ना, वो बोल रहा है बार बार कि एज्यूम दैट द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, वो बार बार बोल रहा है
कि जब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंगे बाकी सबको कांस्टेंट लेंगे, जब आप लेंथ लेंगे बाकी सबको कांस्टेंट लेंगे, जब आप रिलैक्सेशन टाइम लेंगे बाकी रिलैक्सेशन टाइम के हिसाब से रिलैक्सेशन टाइम को छोड़ के जो होगा कांस्टेंट, जब आप एरिया लेंगे एरिया को छोड़ के सब कांस्टेंट, एरिया तो है ही नहीं, एरिया पे इंडिपेंडेंट है कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है ना। तो ये मेरा जो है सीबीएसई में आया था 2008 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है ना। देखो बोला है टू वायर्स एक्स एंड वाई हैव सेम रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ वाई इक्वल्स टू रो लेट, लेट मैंने ले लिया, ध्यान से देखिए। बट द क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर इन द रेशियो 2:3, तो जो ए एक्स बाई ए वाई है वो है 2/3, एंड लेंथ इन द रेशियो, लेंथ जो है एल एक्स बाई एल वाई 1/2, जो लेंथ है उनका रेशियो है 1/2। दे आर फास्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान से देखिए, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, बट अभी थोड़ा याद रख लेंगे, हम ऑलरेडी 10th में पढ़े होंगे। सीरीज में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस को एक लाइन में ऐड किया जाता है, पैरेलल में क्या ऐसे स्टेप वाइज ऐड किया जाता है। तो एंड हमेशा याद रखिए सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, हम कैपेसिटेंस में ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इन सीरीज, तो फास्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, देन इन पैरेलल। तो केस 1 में क्या किया गया, सीरीज में कनेक्ट किया गया, एंड केस 2 में क्या किया गया, पैरेलल कनेक्ट किया गया। तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है ना, करंट सेम होता है। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, याद होगा आपको, पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको देखो, आपको बोला है फास्ट कनेक्ट किया सीरीज में, फिर कनेक्ट किया पैरेलल में टू ए डीसी सोर्स। फाइंड आउट द ड्रिफ्ट स्पीड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स फॉर द टू केसेस। रेशियो पूछा है, समझ लेना, फाइंड आउट द रेशियो पूछा है, रेशियो, ठीक है ना, रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड्स पूछा है, रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड्स पूछा है, मतलब वी डी एक्स बाई वी डी वाई पूछा है, वी डी वाई पूछा है। देखो आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, आई इक्वल्स टू पता है ए एन ई वी डी, है कि ना, वी डी। अब देखो आई कांस्टेंट है, सीरीज में करंट कांस्टेंट है, तो आप क्या ले सकते हैं, देखो यहां पे वी डी क्या आ जाएगा, बताइए वी डी क्या आ जाएगा, आई बाई ए एन ई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, है कि ना, सब कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या क्या हो गया ना, दैट यहां पे वी टी इक्वल्स टू आई बाई ए एन ई, आई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, तो वी डी प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/a। तो वी डी एक्स बाई वी डी वाई क्या होगा ना, ए वाई बाई ए एक्स, हाँ कि ना रे। तो वी डी एक्स बाई वी डी वाई क्या हो जाएगा, वी डी वाई क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एक्स बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वाई, सीरीज में क्या हो जाएगा 2/3, ए एक्स बाई ए वाई 2/3, ए वाई बाई एक्स क्या होगा 3/2, आंसर। समझ रहे हो ना, नहीं समझे फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए इसको मैं काट देता हूं थोड़ा, यहां पे ये हम उधर करेंगे। मुझे बोला है जब ये दोनों एक्स एंड वाई को सीरीज में लगाया जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकाल के बताइए। बोला हाँ बताएंगे, क्यों ना बताएंगे, आप पूछे तो बताएंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या होगा रे भाई, ए एन ई वी डी, सीरीज में कांस्टेंट है ना, सेम करंट कांस्टेंट है कि ना। तो मैंने क्या किया, वी डी मेरे को पूछा है तो आई बाई ए एन ई किया, आई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ई का वैल्यू कांस्टेंट, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट, तो मेरा आया वी डी प्रोपोर्शनल टू 1/a, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है सीरीज में। तो मैंने यहाँ पे वी डी 1/VD2 इक्वल टू A2/A1 लेना है, तो वी डी एक्स बाई वी डी वाई ए वाई बाई एक्स। अब एक्स बाई ए वाई 2/3 है, तो ए वाई बाई एक्स कितना होगा 3/2, ये आंसर है पहला का।
जब पैरेलल में होगा पोटेंशियल सेम होगा, है कि ना। केस 2, जब पैरेलल में होगा क्या सेम होगा, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम है। तो आपको क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा रिलेशन निकालने हैं जो मेरा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल को मैं कांस्टेंट कर सकूं। देखो I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, अब V इक्वल्स टू क्या है आई आर, R इक्वल्स टू क्या है रो एल बाई ए। तो यहां पे क्या होगा, देखो I इंटू रो एल बाई ए, हाँ कि ना। अब यहां से I का वैल्यू लेके यहां डालेंगे, है कि ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से I का वैल्यू लेके डालो, तो यहां से I का वैल्यू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू ए, V पोटेंशियल इंटू ए बाई V इंटू ए बाई रो इंटू एल, है कि ना। रो इंटू एल यहां पे डालेंगे, ये वाला वैल्यू जो है यहां पे डालेंगे। तो भी ए बाई रो एल इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, सही है, हाँ कि ना, सही है, ठीक है, सही है। पोटेंशियल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, सेम रेजिस्टिविटी बोला है, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। तो क्या बचा, देखो क्या बचा, देखो एरिया कट जाएगा, है कि ना, एरिया कट जाएगा। तो क्या बचा ना, भी डी प्रोपोर्शनल टू 1/L, क्या आया ना, भी डी प्रोपोर्शनल टू 1/L आया। तो भी डी एक्स बाई वी डी वाई इक्वल्स टू एल वाई बाई एल एक्स, हाँ कि ना रे। एल एक्स बाई एल वाई क्या दिया, 1/2। तो एल वाई बाई एल एक्स क्या होगा, 2/1, है कि ना। तो वी डी एक्स, अरे यार, वी डी वाई 2/1। बस लिंक करना है आपको। मैंने क्या किया, देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो मैंने ये आई के जगह पे कोशिश किया कि ये पोटेंशियल ले आऊँ। तो आई भी इक्वल टू आई आर, तो आई का वैल्यू तो एंड मेरा आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता ना, रेजिस्टिविटी दिया है, रेजिस्टिविटी सेम बोला है, रेजिस्टेंस नहीं दिया, तो मैंने रेजिस्टिविटी के हिसाब से निकाला, समझ लो ना। तो रेजिस्टिविटी के हिसाब से निकाला, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, है कि ना। तो ये वाला वैल्यू आर का वैल्यू यहाँ पे डाला, तो यहाँ से आई का वैल्यू आ गया, आई का वैल्यू डाला, फिर सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखो क्या, ए कटने से भी बाई रो एल इक्वल्स टू एन ई वी डी आएगा। तो ये जो वी डी आएगा क्या आ जाएगा, भी बाई रो एल एन ई। तो देखो भी पैरेलल में भी पोटेंशियल सेम है, रो रेजिस्टिविटी सेम दिया है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो बचा क्या, एल। तो वी डी प्रोपोर्शनल टू 1/L, उस हिसाब से करना है। तो v1 बाई v2, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 इक्वल्स टू लेंथ 2 बाई लेंथ 1। तो x बाई वाई, वाई बाई एक्स कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपको ये समझ आया। सारे वीडियो, सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए एंड अच्छे से पढ़िए भाई, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन वगैरह वगैरह सब आएगा, ठीक है ना।